गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। मैं मोहन साहू, अतिथि सहायक प्राध्यापक इतिहास विभाग, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज जमशेदपुर से। छात्रों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है भारत और महमूद गजनवी। यह विषय महाविद्यालय के परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा में भी इससे संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस कारण इस विषय का काफ़ी अधिक महत्व है। जहाँ तक विश्वविद्यालय के संबंध में है तो यह विषय यूजी सेमेस्टर 3 के छात्रों के लिए तथा यूजी सेमेस्टर 2 के उन छात्रों के लिए उपयोगी है जिन्होंने सहायक विषय के रूप में इतिहास को रखा है, और यूजी सेमेस्टर 3 के छात्र जिन्होंने प्रतिष्ठा के रूप में इतिहास को रखा है। दोनों ही सेमेस्टर के छात्रों के लिए विषय काफ़ी उपयोगी है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस विषय संबंधित सवाल जो विश्वविद्यालय के परीक्षा में पूछा जाता है। यह पहला है, महमूद गजनवी के भारतीय अभियान पर प्रकाश डालिए। क्या महमूद गजनवी एक लुटेरा मात्र था? व्याख्या कीजिए। महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। महमूद गजनवी के आक्रमण के उद्देश्य क्या थे? महमूद गजनवी के आक्रमण का स्वरूप क्या था? महमूद गजनवी के आक्रमण के प्रभाव क्या-क्या हुए? महमूद गजनवी के भारतीय अभियान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसी तरह के सवाल इस विषय से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो इन सभी सवालों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार करने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे सम्मुख आपके स्क्रीन में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ एक भारत का मानचित्र है। यहाँ भूमिका के बारे में बात की जा रही है, जिसके अनुसार 650 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु के पश्चात भारत में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो 1200 ईस्वी तक चलती रही। अर्थात 650 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, 647 ईस्वी में। उसके पश्चात भारत में एक विकेंद्रीकरण का दौर प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत भारत में कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। उत्तर भारत में कोई सार्वभौम सम्राट न रहा। प्रत्येक राज्य का शासक अपनी सर्वोच्च शक्ति स्थापित करने के लिए लड़ रहा था। ये छोटे छोटे राज्य आपसी ईर्ष्या एवं कलह में संलग्न रहे। आपसी ईर्ष्या द्वेष के कारण वे विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करने में असफल रहे, जो उनकी पराजय का एक प्रमुख कारण बना। 11वीं सदी के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। यानी उस समय भारत में जो राज्य थे, जो शासक विभिन्न क्षेत्रों में शासन कर रहे थे, जो राजवंश थे, उनके बारे में है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हिंदू शाही, जो काबुल के आसपास के क्षेत्रों में शासन करते थे। उसके बाद उत्पल वंश, जो कश्मीर के क्षेत्रों में शासन करते थे। तत्पश्चात तोमर, जिनका प्रभाव दिल्ली पर बना हुआ था। चौहान, जिन्होंने राजस्थान और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में अपने प्रभाव को स्थापित कर लिया था। ये 1000 ईस्वी के आसपास के समय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जब भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण होने वाला था। चौहान के बाद जो अगली शक्ति थी वह प्रतिहार, जो कन्नौज के आसपास शक्तिशाली थे। बंगाल में पाल शासकों का शासन बना हुआ था। जो लगातार अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहे थे। फिर सोलंकी, जो गुजरात में शक्तिशाली थे। परमार, मालवा के क्षेत्र पर।
चंदेल, खजुराहो, कलचुरी त्रिपुरी के आसपास, यादव, देवगिरी, गंगराज उड़ीसा, चालुक्य कल्याणी, काकतीय वारंगल, होयसल द्वार समुद्र, चोल कांची एवं पांड्य मदुरा के क्षेत्र पर शक्तिशाली थे। तो ये उस समय का भारत है जब महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण होने वाला था। तो इससे हमें समझ आता है कि इस समय भारत में कई सारी शक्तियां विद्यमान थीं जो अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हमें कन्नौज का भी क्षेत्र के बारे में ज्ञात होता है, जिसमें कन्नौज के क्षेत्र के बारे में जानकारी होती है, जिसके बारे में पता चलता है कि उस पर शासन स्थापित करने के लिए, प्रभाव स्थापित करने के लिए भारत के 3 प्रमुख शक्तियों प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के मध्य संघर्ष हुआ। तो यहाँ एक बात देखने में ध्यान में आती है कि कन्नौज जो उस समय साम्राज्य की एक राजधानी के रूप में स्थापित हो चुका था, अर्थात तत्कालीन राजवंशों का यह विचार था कि कन्नौज की जो शक्तियाँ हैं, कन्नौज जो स्थान है वो एक साम्राज्यवादी राजधानी के रूप में है, इस पर अधिकार करने से उनके प्रभुत्व में इसमें वृद्धि होगी। ये ऐसा समय था जब भारत में शक्तिशाली कई शासक हुए, परंतु उनमें आपसी एकता का अभाव था, आपसी समन्वय का अभाव था, जिस कारण उनमें आपसी संघर्ष, ईर्ष्या और कला की भावना उत्पन्न हुई। और यही कारण था कि जब भारत पर विदेशी आक्रमण प्रारंभ हुए तो इन शक्तियों ने उसका सफलतापूर्वक सामना कर पाने में अपने आप को असहाय महसूस किया और भारत पर विदेशी आक्रमण प्रारंभ हुए। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले बात करते हैं महमूद गजनवी के इतिहास के बारे में या उसके प्रारंभिक अवस्था के बारे में, जिसके अनुसार भारत में तुर्कों के आक्रमण का प्रारंभ गजनी के शासक सुबुतकीन के काल से प्रारंभ होता है। वह गजनी का शासक था जिसने अल्पतकीन की 977 ईस्वी में मृत्यु के बाद सत्ता पर अधिकार कर लिया। वह अल्पतकीन का दास था और उसकी योग्यता को देखते हुए कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया था। कालांतर में उसने अपनी बेटी का विवाह सुबुतकीन से कर दिया। सत्ता पाते ही सुबुतकीन ने आक्रमण का क्रम प्रारंभ किया। 986-987 ईस्वी के मध्य उसने भारत की सीमा पर प्रथम आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप सुबुतकीन एवं हिंदू शाही शासक जयपाल के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसमें जयपाल को पराजय का सामना करना पड़ा। 997 ईस्वी में सुबुतकीन की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर उसका पुत्र महमूद सत्ता पर आसीन हुआ, जो महमूद गजनवी था। उसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ। उसके पिता की मृत्यु और सत्ता पाने का संघर्ष करना पड़ा। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद को सम्मान का चोगा दिया, जिसे खिल्लत भी कहा जाता है, और यामिनी उद दौला अर्थात साम्राज्य का दक्षिण भुजा या दाहिना भुजा व अमीन उल मिल्लत अर्थात धर्म संरक्षक जैसी उपाधियों से विभूषित किया। इसके बदले महमूद ने प्रतिवर्ष भारत के विरुद्ध सैन्य बंद करने का वचन दिया। इसलिए महमूद द्वारा अधिक संख्या में अभियानों का आयोजन किया गया, जो आश्चर्य के विषय न था। सर हेनरी इलियट के अनुसार महमूद ने 17 आक्रमण किए थे, परंतु अभी तक जितने स्रोतों का अध्ययन किया गया उसके अनुसार महमूद ने भारत पर 17 से अधिक आक्रमण किए थे। और तत्कालीन जो विद्वान थे उन्होंने परस्पर विरोधी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिसके कारण तिथि क्रम में कुछ उलटफेर देखने को मिलता है। इस कारण इस बात को निश्चित रूप से कह पाना संभव नहीं है कि महमूद ने भारत पर 17 बार ही आक्रमण किए। संभवतः उसके आक्रमण इससे भी अधिक हुए थे। यहाँ हम लोग बात करते हैं आक्रमण का उद्देश्य। महमूद जब गजनी पर सत्ता पर आसीन हुआ तब उसकी स्थिति सुदृढ़ नहीं थी। उसे अपने स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए साम्राज्य को चारों सुरक्षा प्रदान करनी थी। इसके लिए भारी संख्या में सैनिकों की आवश्यकता थी और अपने शासन को बेहतर प्रदान करने के लिए खलीफा से अनुमति भी लेनी थी। खलीफा ने उसे अनुमति प्रदान की और यह वादा प्राप्त किया कि वह इस्लाम के प्रसार में योगदान देगा। अतः यह कहा जा सकता है कि महमूद के भारत अभियान के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, धन की प्राप्ति और दूसरा, इस्लाम का प्रसार। जैसा ही कहा गया, महमूद को अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए
साम्राज्य का विस्तार करने के लिए काफ़ी मात्रा में धन की आवश्यकता थी और जो उसे भारत से ही प्राप्त हो सकता था, क्योंकि मध्य एशिया का क्षेत्र इस बात से पूर्ण रूप से परिचित था कि भारत एक धनी राष्ट्र है। वहाँ पे धन संपत्ति काफ़ी अधिक मात्रा में है और वहाँ से अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति की जा सकती है। इस कारण महमूद ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। और दूसरा जो कारण था इस्लाम का प्रसार। तो जैसा कि पहला कहा गया, अब्दुल जो खलीफा था बगदाद का, उसने खिलत प्रदान करते समय महमूद से वचन लिया कि वह इस्लाम के प्रसार में योगदान देगा और भारत पर प्रति वर्ष अभियान कर इस्लाम के प्रसार में योगदान देगा। इस तरह हम देखते हैं कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने के 2 उद्देश्य थे। पहला, अधिक से अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति करना ताकि उस साम्राज्य का विस्तार संभव हो सके, और दूसरा, भारत में इस्लाम का प्रसार करना। ये 2 मुख्य उद्देश्य थे महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का। अब हम लोग बात करते हैं महमूद गजनवी के आक्रमण का। तो महमूद गजनवी का पहला आक्रमण भारत के सीमावर्ती क्षेत्र पर हुआ, जहां उसने कई पहाड़ी क्षेत्रों और दुर्गों पर अधिकार कर लिया। अब भारत सीमा के दर्रे में शक्तिशाली सैन्य टुकड़ी नियुक्त किया और वह गजनी लौट गया। यानी इस अभियान में उसने भारत में प्रवेश करने के लिए अपने मार्ग का निर्माण किया। दूसरा आक्रमण हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध हुआ। इससे पहले जयपाल के साथ सुबुतकीन का संघर्ष हो चुका था। इस युद्ध में जयपाल पराजित हुआ। उसने महमूद को 2.5 लाख दिनार खजाने के रूप में देने का वचन दिया और 50 हाथी देने का भी वचन दिया। महमूद ने उसकी राजधानी उद्भानपुर को बुरी तरह लूटा। तीसरा आक्रमण भाटिया या भेड़ा के विरुद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ के शासक ने महमूद को भारतीय अभियान के समय सहायता प्रदान नहीं की थी, इसलिए उसने इस पर आक्रमण किया और विजित कर उसके वहाँ के निवासियों की नृशंस हत्या की। चौथा आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध हुआ, क्योंकि मुल्तान का शासक दाऊद महमूद की सेना को अपने राज्य जाने की अनुमति नहीं दी। साथ ही वह शिया का मतावलंबी था, शिया इस्लाम का मतावलंबी था। इसका महमूद ने उस पर आक्रमण किया, उसके राज्य पर अधिकार कर। नवासा शाह जो जयपाल का नाती था और जिसने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, उसको मुल्तान का शासक बनाया। पांचवा आक्रमण हुआ महमूद का 1005 ईस्वी में आनंद पाल के विरुद्ध। ये जयपाल का पुत्र था, जिसने जयपाल की मृत्यु पर सत्ता पर आसीन हुआ और उसने सत्ता पर आते ही महमूद के विरुद्ध शक्ति संचित करना आरंभ कर दिया। अतः महमूद ने आनंद पाल पर आक्रमण करने का निश्चय किया और उसके पराजित कर उसके राज्य को लूटा। छठा आक्रमण महमूद का हुआ 1007-8 में। महमूद का आक्रमण हुआ मुल्तान के विरुद्ध, क्योंकि 1005 ईस्वी में आक्रमण के पश्चात महमूद को अपने वतन लौटना पड़ा, क्योंकि उसे वहाँ पर अपने राज्य को सुरक्षित करना था बाहरी आक्रमण से कारण। इस कारण वह लौटा और उसमें कुछ समय व्यस्त रहा। इस व्यस्तता का लाभ उठाकर मुल्तान के शासक नवासा शाह, जिसे महमूद ने नियुक्त किया था, स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करना प्रारंभ कर दिया। अतः महमूद ने नवाज शाह को बंदी बनाकर मुल्तान पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। सातवां आक्रमण महमूद का हुआ 1008 में आनंद पाल के विरुद्ध। आनंद पाल को इससे पहले भी महमूद ने पराजित किया था, परंतु वह अपनी पराजय से विचलित नहीं हुआ और उसने पुनः महमूद के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा का निर्माण किया, जिसमें कई राजपूत राज्य जैसे दिल्ली, अजमेर, उज्जैन, कालिंजर, ग्वालियर, कन्नौज के शासकों ने अपनी सैनिक सहायता प्रदान की। मुल्तान के खोखरों ने भी महमूद के विरुद्ध सहायता दी थी। दोनों सेनाओं में मध्य संघर्ष हुआ। प्रारंभ में आनंद पाल की विजय निश्चित लग रही थी, परंतु अचानक उसका हाथी अनियंत्रित हो गया और उसे युद्ध भूमि से लेकर भाग गया। इस घटना से उसके सैनिकों का मनोबल गिर गया। उन्हें यह लगा कि उसका शासक युद्ध के मैदान से भाग रहा है, अतः वे भी भागने लगे और इस अवसर का लाभ उठाते हुए तुर्की सैनिकों ने उन सैनिकों पर आक्रमण किया और कई सैनिकों की नृशंस हत्या की। कई सैनिकों को मार डाला और अपनी विजय को निश्चित कर लिया। महमूद का 8वां आक्रमण हुआ कांगड़ा के पहाड़ी प्रदेश नगरकोट पे। नगरकोट धनी मंदिरों में से एक था। महमूद ने बिना किसी अधिक बल के इस पर अधिकार कर लिया, क्योंकि मंदिर के जो रक्षक थे, जो मंदिर के नगरकोट के निवासी थे, उन्होंने अपने आप को
महमूद की सेना के समक्ष समर्पित कर दिया। महमूद ने बिना अधिक प्रयास के इस पर अधिकार कर लिया। इस संबंध में फरिश्ता ने लिखा है कि महमूद ने 7 लाख स्वर्ण दिनार, 700 मन चांदी के पात्र, 200 मन शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं और 2000 मन अपरिष्कृत रजत और 20 मन पन्ने, हीरे, रत्न, मोती आदि मणियां प्राप्त की। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी लिखा है कि अतुल संपत्ति प्राप्त कर महमूद की तृष्णा और उसके आक्रमण की संख्या दोनों बढ़ गई तथा इस विजय ने महमूद को और अधिक महत्वाकांक्षी बना दिया और अधिक लालसा प्रदान की कि भारत के अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण करे, विशेषकर मंदिरों पर। इसके पश्चात महमूद का नवा आक्रमण हुआ मंदिर पर, नारायणपुर के मंदिर पर, जो प्रसिद्ध मंदिरों में से एक था तत्कालीन भारत के समय में, जो आधुनिक राजस्थान के अलवर जिला पे स्थित था। इसका शासक पराजित हुआ और महमूद को समस्त को शस्त्रास्त्र एवं अन्य बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त हुई। महमूद का 10वां आक्रमण हुआ मुल्तान के विरुद्ध, दाऊद के विरुद्ध, जिसने नवाज शाह की सहायता की थी। इस कारण उसे दंडित करने के लिए महमूद ने एक सदस्य में अभियान किया। 11वां अभियान हुआ आनंद पाल के मृत्यु के बाद, त्रिलोचन पाल के समय में। त्रिलोचन पाल आनंद पाल की मृत्यु के बाद सत्ता पर आसीन हुआ था। चूंकि महमूद इससे पूर्व हिंदूशाही शासकों से युद्ध कर चुका था, अतः अब हिंदूशाही शासकों को पूर्ण रूप से कुचल देना चाहता था, उसे किसी भी तरह समाप्त करना चाहता था। इसी उद्देश्य से विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। त्रिलोचन पाल उसका सामना करने का साहस नहीं कर सका और वह कश्मीर की ओर भाग खड़ा हुआ। उसे किले पर महमूद ने अधिकार कर लिया। यानी आनंद पाल की मृत्यु के बाद त्रिलोचन पाल का यह दायित्व था कि वह अपने राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष करे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पुत्र भीमपाल को नगर का दायित्व सौंपकर कश्मीर को भाग खड़ा हुआ, परंतु भीमपाल भी अधिक देर तक महमूद का सामना करने में सफल नहीं हुआ और उसने भी अपनी सेना का साथ छोड़ते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ और किले पर महमूद का अधिकार हो गया। इसके बाद महमूद का 12वां आक्रमण थानेश्वर पर हुआ। यहाँ के प्रजा ने उसका डटकर सामना किया, परंतु उसकी पराजय हुई। महमूद ने अतुल राशि के साथ काफी संपत्ति प्राप्त की और उसने शहर को लूटा। चक्र साई मंदिर की मूर्ति को गजनी ले जाकर सार्वजनिक स्थान पर फेंक दिया। 13वां आक्रमण हुआ कश्मीर पर। कश्मीर पर अधिकार करना चाहता था, परंतु ऐसा कर पाने का संभव नहीं हुआ, असफल हुआ। भीषण हिमपात के साथ शीत ऋतु की भयंकरता ने महमूद की सेना को पंगु बना दिया। सेना घाटियों और पहाड़ियों में रास्ता भूल गई। संयोग से यह महमूद का ऐसा एकमात्र सैन्य अभियान था जो असफल हुआ। 14वां आक्रमण हुआ महमूद का कन्नौज और मथुरा पर। जहां के शासकों ने अधिक संघर्ष नहीं किया और वे अपने राज्य को छोड़कर भाग खड़े हुए। महमूद ने बड़ी ही आसानी से इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। इन अभियानों से महमूद को काफी अधिक मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त हुई। मथुरा से प्राप्त धन संपत्ति के संबंध में उत्बी ने लिखा है कि महमूद ने उस क्षेत्र में 10,000 मंदिरों को लूटा और ध्वस्त किया। महमूद ने अपने साथ 20 लाख सोने के सिक्के, अपर्याप्त मात्रा में सोना, चांदी और मूल्यवान पत्थर, 350 हाथी और 53,000 हिंदू दास ले गया। राज्यपाल को महमूद के अधीन राज्य का प्रभावी शासक बनाया गया। इसके बाद महमूद का 15वां आक्रमण हुआ चंदेल के शासक के विरुद्ध, क्योंकि चंदेल के शासक ने राज्यपाल जिसने कन्नौज को छोड़ दिया था महमूद के आने पर, उसके इस कायरपूर्ण व्यवहार से काफी क्रोधित हुआ और उसने उसकी हत्या कर दी। यह सूचना मिलते ही महमूद ने चंदेल शासक गंड को दंड देने के उद्देश्य से 1019 ईस्वी में सैन्य अभियान किया। प्रबल विरोध का सामना करते हुए उसने चंदेल राज्य में प्रवेश किया। फरिश्ता के अनुसार चंदेल शासक की सेना में 36,000 अश्वारोही, 1,45,000 पैदल सैनिक और 640 हाथी थे। इस विशाल सेना को देखकर महमूद घबरा गया। उसे अपने विजय पर शंका उत्पन्न होने लगी
और वह अपनी विजय के लिए ईश्वर से कामना करने लगा। दूसरी ओर चंदेल शासक भी महमूद के इस सैन्य अभियान से काफ़ी घबरा गया और वह बड़े ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। अगर चंदेल शासक युद्ध करता तो संभव था कि उसे इस युद्ध में विजय प्राप्त होती, परंतु ऐसा नहीं हो सका। परिणामस्वरूप महमूद को आशा के विपरीत सफलता प्राप्त हुई और लूट की बहुत सारी सामग्री भी मिली। 16वां आक्रमण हुआ महमूद का पंजाब पर। उसने पंजाब का आक्रमण को उसे अपने अधिकार में कर लिया। उसने कश्मीर पर भी अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु इस बार भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। महमूद का 17वां अभियान हुआ ग्वालियर के विरुद्ध, जिसके शासक ने चंदेल शासक के साथ मिलकर राज्यपाल की हत्या में सहयोग दिया था। इस कारण उसने ग्वालियर के विरुद्ध अभियान चला दिया। ग्वालियर के दुर्ग पर वह अधिकार कर पाने में पूर्ण रूप सफल नहीं हुआ और कच्छप घासी वंश शासक कीर्तिराज ने नाम मात्र की महमूद का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। केवल 35 युद्ध हाथी देकर उससे छुटकारा पा लिया। तत्पश्चात कलिंजर की ओर बढ़ा। इस समय कालिंजर पर गंड के पुत्र विद्याधर का अधिकार था। उसने महमूद से संघर्ष करने के स्थान पर संधि करना उचित समझा। दूसरी ओर महमूद वर्षा ऋतु से पूर्व गजनी लौटना चाहता था, अतः उसने संधि का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और महमूद ग्वालियर और कालिंजर अभियान बहुत अधिक सफल नहीं हुआ। अतः यह जो अभियान था, ये जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। फिर भी भारत के मध्य भाग तक गजनी का महमूद का प्रवेश हो चुका था, उसका प्रभाव यहाँ स्थापित हो चुका था। गजनी का 18वां अभियान सोमनाथ मंदिर पर हुआ, जो सबसे प्रसिद्ध अभियानों में से एक था। यह मंदिर काठियावाड़ के सुदूर दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित था। सोमनाथ एक बंदरगाह था जिसकी विपुलता की कहानियाँ गजनी में समुद्र व्यापारियों के माध्यम से पहुंची थी। इस अभियान के लिए महमूद 30 सुसंगठित अश्वारोही सैनिकों तथा 60 से 80 हजार धर्म योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए गजनी से प्रस्थान किया। 1025 ईस्वी में वह अनिलवाड़ा पहुंचा तो वहां के सोलंकी शासक भीम वहां से भाग गया। अनिलवाड़ा को लूटते हुए महमूद सोमनाथ पहुंचा। सोमनाथ के रक्षकों ने 3 दिन तक महमूद का विरोध किया, परंतु अंत में महमूद को विजय की प्राप्ति हुई। विजय प्राप्त करते महमूद मंदिर में प्रवेश हुआ और उसने शिवलिंग को तोड़ दिया। इस मंदिर से 20 लाख दिनार की धनराशि प्राप्त हुई। लूट के बाद उसने मंदिर ध्वस्त कर दिया और आग लगा दी। महमूद का अंतिम अभियान सिंध के विरुद्ध हुआ, जहां सिंध के निचली घाटी के जाटों ने उसके विरुद्ध एक अभियान किया था। जब महमूद सोमनाथ से धन संपत्ति लेकर गजनी लौट रहा था, उस समय यहाँ के जाटों ने उसके मार्ग का अवरुद्ध किया था। अतः महमूद ने इन जाटों को दंडित करने के उद्देश्य से एक अभियान चलाया, जिसमें जाट पराजित हुए, उनके नगर जला दिए गए और बहुतों को मौत के घाट उतार दिया गया। और 1030 ईस्वी में 59 वर्ष की आयु में महमूद का निधन हो गया। जहाँ तक महमूद के आक्रमण के स्वरूप की बात की जाए तो महमूद के आक्रमण का दो ही उद्देश्य था। पहला, अधिक से अधिक धन प्राप्त करना और दूसरा, इस्लाम का प्रसार करना। तो यहाँ इस बात से यह स्पष्ट होता है कि महमूद का आक्रमण का स्वरूप वित्तीय था और धार्मिक था। वह यहाँ से प्राप्त होने वाले धन का प्रयोग मध्य एशिया में अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए चाहता था, क्योंकि साम्राज्य विस्तार करने के लिए उसे काफ़ी अधिक धन की आवश्यकता थी, जो उसे भारत से ही प्राप्त हो सकता था। इसके साथ ही इस्लाम का प्रसार का उसने वचन दिया था खलीफा को। इसका उसने भारत पर अभियान किया। यहाँ पर हम लोग महमूद के आक्रमण के 2 स्वरूप को देखते हैं। पहला, एक वित्तीय, जो धन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए की गई थी। दूसरा, धार्मिक, अर्थात इस्लाम के प्रसार के लिए अभियान को चलाया गया था। जहाँ तक महमूद के आक्रमण का प्रभाव की बात है, तो महमूद के आक्रमण ने भारत को राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से प्रभावित किया और साथ ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव हुआ।
राजनीतिक क्षेत्र में बात करते हैं, महमूद ने आक्रमण ने उत्तरी भारत की राजनीतिक व्यवस्था काफ़ी प्रभावित किया। पंजाब और उत्तर पश्चिम के राजवंश या तो अपमानित हुए या वे समाप्त हो गए, जिसके कारण भारत का द्वार खैबर दर्रा पर सदैव के लिए विदेशियों का नियंत्रण स्थापित हो गया। महमूद ने लगातार आक्रमण कर राजपूत शासन व्यवस्था की कमी को स्पष्ट कर दिया। देश की राजनीतिक विभाजन, परस्पर मतभेद, फूट स्पष्ट हो गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसके राज्यों का विघटन प्रारंभ हो गया। दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था ने एवं निम्न कोटि के नेतृत्व ने कई योग्य सैनिकों को अपने प्राणों से हाथ धोने के लिए विवश कर दिया। इसके साथ महमूद के आक्रमणों ने भावी आक्रमणकारियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। सांस्कृतिक प्रभाव की बात करें तो महमूद के आक्रमण के दौरान भारत के कई स्थापत्य कला के नमूनों को हानि पहुंचाई गई। महमूद ने कई महत्वपूर्ण मंदिरों को नाश कर दिया, विध्वंस कर दिया, उनको धूल धर्षित कर दिया। इन मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, चकसाइन मंदिर, नगरकोट का मंदिर आदि है, जो प्राचीन कालीन स्थापत्य का बेहतर यानी उत्तम उदाहरण थे। इस कारण इस अभियान से यह कहा जा सकता है कि महमूद ने स्थापत्य कला की दृष्टि से भारत को काफ़ी अधिक नुकसान पहुंचाया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव था वह था भारतीय ज्ञान का प्रसार। महमूद के आक्रमण के पश्चात भारतीय ज्ञान का प्रसार मध्य एशिया तक हुआ। उसके साथ आने वाले विद्वान अल्बिरेनू ने भारतीय गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल, दर्शन आदि की कई गहराई से अध्ययन किया, जिसका उसने अपने रचित किताबुल हिंद में किया। उसने गजनी जाकर इन विषयों को फारसी में अनुवाद किया। क्रमशः मध्य एशिया में भारतीय ज्ञान का प्रसार होने लगा, अर्थात महमूद के आक्रमण ने भारतीय ज्ञान को मध्य एशिया तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में काम किया और भारतीय ज्ञान मध्य एशिया तक पहुंच सका। तो छात्रों, ये हमारा था महमूद गजनवी का आक्रमण, जिसमें उसके द्वारा किए गए आक्रमणों के बारे में बात की गई, उसके स्वरूप को हमने देखा, उसके उद्देश्य और उसके प्रभाव को हमने जाना। तो आशा है कि या उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और ये आपके आने वाली परीक्षा में आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।